तो पहले हम डिटेल में डेटा स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं कि हमारा जो बैंकर्स एल्गोरिथम है उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एन और एम क्या है हमारे पास? एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस होंगे वो एन होंगे, जितनी भी रिसोर्सेज होंगे सिस्टम में वो एम होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ रिसोर्स के इंस्टेंसेस शामिल नहीं है एम में। जैसे कि अगर मेरे पास 5 तरह की रिसोर्सेज हैं तो एम में मेरे पास होगा 5। सही है। R1 जो 5 तरह की रिसोर्सेज स्टार्ट कहाँ से होंगी? R0, R1, R2, R3, R4। ठीक है। इसी तरह से प्रोसेस नंबर्स भी P0, P1, P2, P3, P4, अगर 5 प्रोसेस होंगे तो 0 से लेके 4 तक होंगे। अब सबसे पहले हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होगा अवेलेबल के नाम से। अवेलेबल का मतलब क्या है? जिस रिसोर्स के जितने भी इंस्टेंसेस अवेलेबल होंगे वो सबके सब अवेलेबल में मौजूद होंगे। यहाँ अवेलेबल ऑफ J इज इक्वल टू K क्या बता रहा है आपको? कि कोई भी रिसोर्स है RJ, उसके जितने भी इंस्टेंसेस अवेलेबल होंगे वो K वैल्यू होगी। सही। लेट्स से कि अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि मैं कहती हूँ अवेलेबल, मैं लिखती हूँ 2 इज इक्वल टू 5। तो मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे कि रिसोर्स नंबर 2 जो है उसके जितने अवेलेबल इंस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यू क्या है? 5। ठीक है। अब एक और डेटा स्ट्रक्चर यहाँ यूज करेंगे हम, उसका नाम है मैक्स। मैक्स का मतलब क्या है? किसी प्रोसेस को मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी वो शुरू में ही डिक्लेयर कर देता है। ठीक है ना। तो वो मैक्स में बताएगा। आई और जे, मैक्स आई और जे इज इक्वल टू के। तो मैक्स आई और जे क्या बता रहा है कि प्रोसेस पी आई को रिसोर्स जे की जितने इंस्टेंसेस की जरूरत होगी वो शुरू में ही बता देगा। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि प्रोसेस P1 को P1 मेरे पास प्रोसेस है, उसको रिसोर्स 2 के 2 इंस्टेंसेस की जरूरत है। तो मैं इसको इस नोटेशन में कैसे लिखूंगी? मैक्स वाली, मैक्स आई कॉमा जे है, आई बताता है प्रोसेस का नंबर, तो 1 कॉमा रिसोर्स नंबर 2 इज इक्वल टू 2। यानी ये बता रहे हैं हम कि प्रोसेस P1 को रिसोर्स नंबर 2 के 2 इंस्टेंसेस की जरूरत होगी मैक्सिमम। एलोकेशन का जो मैट्रिक्स है n माइनस एम मल्टी n इंटू एम एलोकेशन होती है। n इंटू एम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्रोसेस n है और एलोकेशन नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास m है। अब एलोकेशन की वैल्यू भी 2 होती हैं, जैसे कि 1,2 इस तरह से एलोकेशन अगर लिखी हुई हो तो इसका मतलब क्या है कि पी आई कोई प्रोसेस है, ये पहला जो इसका वो होता है सबस्क्रिप्ट, ये पहली इंडेक्स बता रही है प्रोसेस, दूसरी इंडेक्स बता रही है रिसोर्स। तो इस आई प्रोसेस को जे रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस असाइन हुए हुए हैं, एलोकेट हुए हुए हैं। ठीक है, ये बताता है। अगर मैं इसको एलोकेशन को आपको लिख के दिखाऊं तो एलोकेशन 1,2 का मतलब क्या होगा? प्रोसेस 1 को रिसोर्स 2 के कितने इंस्टेंसेस एलोकेट हुए में? 3। अच्छा, ये मुमकिन है कि किसी प्रोसेस को कुछ इंस्टेंसेस एलोकेट हुए हुए हो और कुछ का वो वेट कर रहा हो, ये पॉसिबल है। चौथा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे है नीड का। नीड में हम बताते हैं, क्योंकि हम पहले से ही डिक्लेयर करवा रहे हैं ना, तो जो करंट नीड होती है किसी भी प्रोसेस की वो नीड बताते हैं हम। लेट्स से कि प्रोसेस 1 को रिसोर्स 2 की इस वक्त सिर्फ एक इंस्टेंस की जरूरत है। सही। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? नीड 1,2 इज इक्वल टू 1। सही। अच्छा, नीड के लिए एक बात याद रखनी है जो कि अभी हमने की थी, कि नीड का जरूरी है कि जो नीड की वैल्यू होगी ना, उसकी जो मैक्सिमम नीड है और जो एलोकेटेड नीड है, उस मैक्सिमम से माइनस कर दूंगी जब एलोकेटेड को, तो नीड की वैल्यू उतनी ही हो सकती है। लेट्स से कि किसी प्रोसेस ने कहा कि उसकी मैक्सिमम नीड है 3, इसी प्रोसेस को लेते हैं। प्रोसेस 1 ने कहा कि उसको रिसोर्स 2 की 3 इंस्टेंसेस चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर उसको ऑलरेडी एलोकेटेड में 3 है ना, तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता।
उसको जितनी नीड चाहिए थी अगर आप उतनी असाइन कर चुके हैं या एलोकेट कर चुके हैं तो अब तो उसको मैक्सिमम फर्दर कोई और रिसोर्स एलोकेट हो ही नहीं सकती। सही, तो इसको आप ऐसे समझ लें कि लेट से कि उसको मैक्सिमम नीड उसने बताई हुई है, प्रोसेस 1 ने अपनी रिसोर्स 2 की बताई हुई है नीड, उसको 3 रिसोर्सेस चाहिए, 3 इंस्टेंसेस चाहिए। अच्छा, उसने एक एलोकेट कर रखा है, यानी एक हमने उसे असाइन कर रखा है। अब अगर वो कहता है कि मुझे 2 और चाहिए, तो यहाँ हम माइनस करके देखेंगे, मैक्स माइनस एलोकेटेड कितना बन रहा है, 3 माइनस 1 इज 2, तो नीड में 2 की वैल्यू हो सकती है। सही है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक रिसोर्स को क्लेम करे, तो ये भी पॉसिबल है। सही है, लेकिन वो इस स्टेप पे 3 नहीं कर सकता। बस ये समझाना चाह रही थी कि इसमें होता क्या है। अब बैंकर्स एल्गोरिथम के 4 डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए, अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन और नीड। और उसके बाद बैंकर्स एल्गोरिथम में एक सेफ्टी एल्गो होता है जो सिस्टम की सेफ्टी को वेरीफाई करता है यूजिंग दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। सिस्टम की सेफ्टी कैसे वेरीफाई होती है? अब सबसे पहले वो क्या, ये एल्गो है तो एल्गो अपने हिसाब से कुछ चीजों को सेट करता है। इसने एक वर्क का वेक्टर बनाया है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर भी एक मैट्रिक्स की तरह से काम करता है, लेकिन ये वेक्टर जो है ना हमने लीनियर रखा हुआ है, इसमें 2 डायमेंशनल नहीं है। वेक्टर के एलिमेंट्स जो है ना वो 0 से लेकर स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर जितनी भी चीजें अवेलेबल होंगी वो, या जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी वो सब की सब हम शुरू में वर्क में असाइन करेंगे। सही, एक वर्क नाम का वेक्टर हमने लिया है और एक हमने फिनिश नाम का वेक्टर लिया है। ठीक है, फिनिश क्या है? फिनिश ये बताएगा कि कोई भी प्रोसेस फिनिश हो चुका है या नहीं हो चुका है। इनिशियली हम क्या करते हैं, तमाम जितने भी प्रोसेस सिस्टम में चल रहे होते हैं ना, हर किसी के लिए हम फिनिश को फॉल्स सेट करते हैं, और जो वर्क की जो एरे है उसको हम अवेलेबल सेट करते हैं। यानी जो अवेलेबल वाली जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, जो हमने ऊपर अभी की थी, जितनी भी अवेलेबल वैल्यूज होंगी वो हम वर्क को असाइन करते हैं। उसके बाद हम ये ढूंढते हैं, कोई ऐसा आई ढूंढते हैं, यानी कोई ऐसा प्रोसेस ढूंढते हैं जो कि जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि जिसके फिनिश की वैल्यू में फॉल्स पड़ा हुआ है, और जिसकी नीड जो है ना वो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है, या तो इक्वल है या फिर कम है अवेलेबल रिसोर्सेज से। कोई ऐसा प्रोसेस ढूंढते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोसेस हमें नहीं मिलता तो हम यहाँ स्टेप 4 पे चले जाते हैं, वरना हम इस काम को बार बार करते रहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझें कि ये एक फॉर का लूप चल रहा है, लेकिन ये फॉर का लूप बार बार चलता चला जाएगा, बार बार चलता चला जाएगा, जब तक कि हमें ऐसे प्रोसेस जब तमाम फिनिश हो जाएंगे ना तो हम स्टेप 2 से एग्जिट करेंगे और स्टेप 4 पे आ जाएंगे। तो इसको अभी हम लर्न बाय एग्जांपल करेंगे। अभी मैं आपको एल्गो समझा रही हूँ, थोड़ा सा रफ आइडिया कर लें एल्गोरिथम का। अब जब हमें कोई ऐसा प्रोसेस मिल जाएगा जिसकी नीड हमारी अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है या फिर उसकी इक्वल है, तो फिर हम उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन दे देंगे और हम अज्यूम करेंगे कि उसने अपना काम कर लिया है। तो हम उस प्रोसेस को जो एलोकेटेड रिसोर्सेज थी उनको भी हम वर्क में शामिल कर लेंगे, और उस प्रोसेस का फिनिश जो है ना वो ट्रू कर देंगे, और हम स्टेप 2 पे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ हम एक्चुअली काम करवा नहीं रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर इस प्रोसेस को टाइम दे दिया जाए या इस प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट कर दी जाए तो फिर सिचुएशन क्या होगी, क्या सिस्टम सेफ स्टेट में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मदे के काम होंगे। लेट्स से कि अगर किसी प्रोसेस को की जो नीड है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा है तो वो इसी स्टेप पे एग्जिट कर जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रोसेस की नीड जो है वो अवेलेबल प्रोसेसेस से कम है तो उसको एलोकेशन हो जानी चाहिए, लेकिन उसको एलोकेशन होने के बाद की पिक्चर कैलकुलेट कर रहा है ये सेफ्टी एल्गो। यानी ये अज्यूम करता है कि अगर इस सीक्वेंस में सिस्टम चलेगा तो ये पाथ जो होगा सिस्टम के लिए सेफ्टी पाथ होगा। सही, इसीलिए हम इसको सेफ्टी एल्गोरिथम कह रहे हैं। ठीक है, अब हम इस सेफ्टी एल्गोरिथम को हम पहले समझ लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए से कि ये सेफ्टी एल्गो किस तरीके से काम करता है।